वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई गांधी कन्नाडी मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें काथिर को दिखाया जाता है, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर। काथिर को उसकी गर्लफ्रेंड गीता का कॉल आता है, जो कि उसी के साथ काम करती है। गीता काथिर से कहती है फोटो शूट स्टार्ट होने वाला है, तुम कब तक आओगे। तो काथिर जवाब देता है मैं अभी आश्रम में हूँ, बस निकल रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है, अगर आश्रम में हो तो अपने साथ गांधी को भी लेते आना। अब काथिर असल में दोस्तों एक वृद्ध आश्रम में था। वो पूरे आश्रम में गांधी को ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर तो काथिर का दोस्त मदन भी गांधी को ढूंढने में लग जाता है, मगर उसका कोई अता पता होता ही नहीं। थक हार कर काथिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, लेकिन हाँ, उनके आने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हम वो नहीं रहते जो पहले हुआ करते थे। यहाँ दोस्तों काथिर गांधी के बारे में बात कर रहा था, जिसके साथ कहानी जाती है 9 साल पीछे, यानी कि 2016 के समय में, जहाँ हम गांधी और कनम्मा नाम के एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए ही दोनों जिंदगी जी रहे हैं। असल में दोनों की कोई संतान तो है नहीं, फिर भी गांधी और कनम्मा एक दूसरे से बड़े प्यार करते हैं, बड़े खुश थे। गांधी तो एक फिल्म सिटी सेट पे गार्ड का काम करता था और कनम्मा को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था। वो बस 4 चीजें ही बना पाती थी, कर्ड राइस, राजमा चावल, फ्राइड राइस और लेमन राइस। वो हर रोज गांधी को यही बना कर देती थी, लेकिन गांधी ने कभी कंप्लेंट नहीं की, बल्कि वो तो जब भी टिफिन खोलता तो खाते हुए कनम्मा को कॉल करके उसके बनाए खाने की बड़ी तारीफ किया करता। तो गांधी के साथ उसका एक दोस्त भी था काम करने वाला, सुंदरम रोज देखता था कि जब भी गांधी घर से निकलता था तो कनम्मा हर रोज उसकी नजर उतारती थी और बदले में वो भी कनम्मा की नजर उतारता था। इतना प्यार था दोनों में, और ये सब करने के बाद ही गांधी अपने काम पे जाता था। बाकी बात करें कनम्मा की, तो वो भी किसी घर में हाउसमेड का काम करती थी। इसके बाद दोस्तों हमें काथिर को दिखाया जाता है, जिसने हाल ही में अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चालू की है और वो जल्दी से जल्दी इस कंपनी को बड़ा करना चाह रहा था। इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि अगर उसको किसी जगह पे कॉस्प्ले ही क्यों ना करना पड़ जाए, वो उसे भी करने में पीछे नहीं हटता था। एक ऐसी ही जगह वो जब डेडपूल बनकर डांस कर रहा होता है। ओह, डेडपूल माय फेवरेट सुपर हीरो दोस्तों। तो तभी उसको मदन का फोन आ जाता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, जल्दी से आ जाओ। ये सुनते ही काथिर तुरंत निकल पड़ता है। वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पे कस्टमर आया होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करना है। इसके लिए वो बस आइडिया मांग रहा होता है। तो काथिर उसको सब कुछ बता देता है और फिर डील डन करता है। अब उस कस्टमर के जाने के बाद वो मदन को डांटते हुए कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम थी, तुमने इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। तो मदन कहता है कि भाई आज गीता का बर्थडे है, और गीता इस बात से उदास थी कि काथिर उसका बर्थडे भूल गया। क्यों भूले तुम। हालांकि दोस्तों काथिर और उसके दोस्त तुरंत गीता के लिए केक मंगवाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मगर जैसे काथिर उस केक को गीता को खिलाने जाता है, तभी आता है उसे एक कॉल, जो कि जरूरी था। उस कॉल को लेने के बाद वो मदन को लेकर कहीं निकल जाता है। बाकी गीता काथिर के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि बताओ ऐसे ही चला गया, लेकिन काथिर का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं गया था। अब काथिर मदन के साथ पहुंच जाता है दोस्तों उससे भी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर के पास, जिसका नाम है रवि। असल में काथिर ने रवि के अंडर ही काम करके ये सब सीखा था और आज उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। और अभी काथिर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने गोदाम में रॉ मटेरियल रखवा सके, इसीलिए वो रवि से ही अपने काम भर का मटेरियल मंगवाता रहता है, खरीदता रहता है। आज रवि का एक कस्टमर काथिर के पास आ गया था और इस बात से रवि का मन थोड़ा गुस्से में था। तो काथिर कहता है कि भाई मार्केट में कस्टमर 10 जगह जाता है और जहां उसको सस्ता और किफायती काम या प्रोडक्ट मिलता है वो उसे ही चुनता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार। काथिर के इतना कहते ही मनी तुरंत काथिर को थप्पड़ जड़ देता है कि हम ही से ये सब सीख कर अब हमसे ही कंपटीशन करेगा तू। दोस्तों काथिर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। रवि फिर मनी को रोकता है और काथिर से कहता है देखो तुमने कुछ गलत नहीं किया, उस कस्टमर को तुम ही रखो, तुम्हारी बात एकदम सही है। काथिर उसके कहने पर चला जाता है, लेकिन मनी इस बात से खुश नहीं था कि रवि ने उसको इतनी आसानी से जाने दिया। अब यहाँ काथिर भी मदन से कहता है कि भाई हमें जल्द ही और मेहनत करके अपना स्टॉक बढ़ाना होगा, ताकि हमें इनसे माल ना खरीदना पड़े। इसके बाद काथिर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि गीता तो नाराज बैठी हुई है। वो सॉरी कहता है उससे, और अब यहाँ से आगे कनम्मा जहाँ पे काम करती थी, वो लोग उसे और गांधी को अपनी मैरिज एनिवर्सरी में बुलाते हैं, जहाँ कनम्मा देखती है कि वो जो उसके ओनर थे उनकी मैरिज एनिवर्सरी उनके बेटे किसी शादी की तरह कर रहे हैं, जैसे कि मानो उनकी दूसरी बार शादी हो रही हो। और ये देखकर कनम्मा गांधी से कहती है कि वो देखो कैसे ये शादी कर रहे हैं, बताओ अगर हमारा भी बेटा होता तो हमारे लिए हमारी एनिवर्सरी पर ऐसे ही कुछ करता ना। और ये सुनकर गांधी को बड़ा दुख होता है यार कि हमारी तो संतान ही नहीं है, भगवान ने हमें ऐसे ही बना दिया। और वो कनम्मा की इस बात से बिल्कुल सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो घर आकर रात में सोचने लगता है कि क्या करे। और वो उस वक्त के बारे में सोचता है जब वो कनम्मा से प्यार करता था। कनम्मा की हमेशा से इच्छा थी कि उसकी शादी बहुत ही भव्य और जबरदस्त होनी चाहिए, उसमें कम से कम 2000 लोग आए, ये उसका सपना था, और उन 2000 के 2000 लोगों को बहुत ही बढ़िया खाना खिलाए। अब कनम्मा और गांधी का रिश्ता दोनों के ही परिवार को मंजूर नहीं था, इसीलिए गांधी कनम्मा को लेकर भाग जाने का फैसला किया दोस्तों। फिर एक रात दोनों ही वहां से निकल जाते हैं और शहर आकर शादी कर लेते हैं। ये हुआ था इनके बीच। इसके बाद दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ इतने सालों से रह रहे हैं। अब इतने सालों में मतलब बात ये थी कि कनम्मा ने गांधी से एक साड़ी की भी डिमांड नहीं की थी,
और आज इतने दिनों के बाद उसने अपनी एक इच्छा बताई कि काश हमारा बेटा होता तो वो हमारी भी एनिवर्सरी ऐसे शादी की तरह करता। तो गांधी फैसला करता है कि अब अपनी और कनम्मा की शादी फिर से कराऊंगा, वो भी तब जब आगे आने वाली एनिवर्सरी आएगी। तो दोस्तों बस अब कनम्मा ने अपने बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी में गांधी से ऐसा कह दिया था, और जो ये इवेंट हुआ था बॉस के यहाँ पे, ये इवेंट मैनेज किया था काथिर की कंपनी ने। इसीलिए गांधी सुंदरम के साथ पहुंच जाता है इस बारे में काथिर से बात करने। गांधी पहले काथिर से मिलता है और उसको एक ग्रैंड वेडिंग की तरह सब कुछ बताकर आने वाले 23 नवंबर को ये वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी करने के लिए बोल देता है। और 23 नवंबर को गांधी ने इसीलिए बोला था क्योंकि उस दिन कनम्मा की माँ का जन्मदिन होता है और उसका सपना था, मतलब जब उसकी शादी नहीं हुई थी उसका सपना था कि मैं माँ के जन्मदिन पर ही शादी करूं। गांधी जितना भी सब बताता है उसमें एक बड़ा वेडिंग हॉल, चारों तरफ सजावट, लाइट्स, बड़ा सा रथ, सिल्क के कपड़े, 2 हाथी, 2000 लोगों का खाना, ये सारी चीजें इंक्लूड थी। और ये सारी चीजों का जब गीता पूरा हिसाब करती है तो 40 लाख आता है। ये सुनते काथिर अपना कमीशन जोड़कर गांधी से बताता है 52 लाख में सब हो जाएगा। जो बात गीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि काथिर कुछ ज्यादा ही मार्जिन खा रहा था। अब ये रकम सुनकर गांधी बेचारा उदास मन से चला जाता है और ये देखकर काथिर भी सोचता है कि भला एक गार्ड कहाँ से यार इतना कर पाएगा 52 लाख। तो उसे यहाँ पे गुस्सा आता है कि जब औकात नहीं थी तो फिर हमसे इतना कुछ लिखवा कर हिसाब क्यों करवाया। इधर सुंदरम गांधी से सवाल करता है कि भाई मैंने सुना है कि तुम अपना पूरा पीएफ निकाल रहे हो, लेकिन उससे तो बस 2 लाख ही मिलेंगे, बाकी का पैसा कहाँ से लाओगे। ये सारी चीजें गांधी को बड़ी मतलब दिमाग खराब कर रही थी उसका कि क्या करो, लेकिन फिर भी वो चिल था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि उसको करना क्या है। गांधी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाकर काथिर और उसकी टीम को दिखाता है जिसमें गांधी का नाम लिखा था और गांधी के नाम कोयम्बटूर में बहुत बड़ी जमीन थी, यानी उसके पिता ने जो उसके नाम की थी वही वाली, इसीलिए अभी तक गांधी ने उसको संभाल के रखा हुआ था। हालांकि वो तो उसको देखने तक भी नहीं गया। अब ये जमीन बिकेगी तो ही काथिर को पेमेंट मिलेगी, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है। तो काथिर वो पेपर्स लेकर एक डीलर के पास जाता है जो कि काथिर से कहता है कि पेपर्स तो सही है, लेकिन एक बार तुम गांधी के साथ कोयम्बटूर जाकर वो जमीन देखाओ। तो बस दोस्तों अब काथिर गांधी के साथ बाय रोड जाने का फैसला करता है वहाँ, जिस दौरान गीता गांधी से पूछती भी है कि अगर आप इतने अमीर हैं तो फिर आप ये गार्ड की नौकरी क्यों करते हो। इस पर गांधी जवाब देता है कि कनम्मा को मैंने पहले प्रपोज किया था, फिर भी मेरे घर वाले और बाकी लोग कहते थे कि कनम्मा ने मुझे सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे के पीछे आ रही है, जो कि गलत था। और मैंने अपने घर वालों की इसी बात को गलत साबित करने के लिए ये गार्ड की नौकरी करी ताकि कनम्मा को कोई कुछ ना कहे। अब जब ये लोग गांधी की जमीन के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस जमीन पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और काथिर ये सब उस डीलर को बता देता है, उसी डीलर को जिसने काथिर को यहाँ जमीन देखने के लिए कहा था। तो वो डीलर एक वकील को इनके पास भेजता है ताकि वो बिल्डिंग को बनवाने वाले उस बिल्डर से बात कर सके। वकील के पूछने पर वो बिल्डर बताता है कि भाई ये जमीन मुझे गांधी के भाई ने बेची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इनके नाम है। हालांकि अगर आप कोर्ट गए तो हम दोनों का ही काम बीच में अटक जाएगा, इसलिए मैं गांधी से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता हूँ। अब वो बिल्डर जमीन को उसके नाम करने के लिए गांधी को 10 करोड़ देने को तैयार था। 10 करोड़ दोस्तों, लेकिन गांधी मना कर देता है और हर एक चीज शादी वगैरह प्लस काथिर के कमीशन वगैरह और थोड़ा और हिसाब जोड़ के 80 लाख की डिमांड करता है सिर्फ, जो सुनते ही बिल्डर तुरंत राजी हो जाता है और वो खुशी खुशी गांधी को दे देता है 80 लाख की जगह 1 करोड़, क्योंकि फिर भी उसका फायदा ही था। गांधी को और 1 करोड़ उसके वकील को कमीशन के तौर पर देता है वो, जो देखकर काथिर अपना सर पीट लेता है कि ये कैसा आदमी है जो 10 करोड़ की जगह 80 लाख मांग रहा है। पैसे उस बिल्डर ने कैश में दिए थे क्योंकि ये कोई लीगल ट्रांजैक्शन तो था नहीं, बस गांधी इस प्रॉपर्टी पर स्टे लगाने कोर्ट ना जाए और उस प्रॉपर्टी को बिल्डर के नाम कर दे, इसीलिए बिल्डर ने उसको 1 करोड़ दे दिए थे। गांधी उन 1 करोड़ से काथिर को तुरंत 10 लाख एडवांस देता है तैयारियां शुरू करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, गांधी लग जाता है बाकी तैयारियों में। सबसे पहले वो कनम्मा को एक मंदिर के बहाने लेके जाता है, जहाँ पर गांधी कनम्मा के सामने इस शादी के बारे में उसे बताता है, जो चीज सुनकर वो बड़ी खुश होती है। इसके बाद गांधी उसे शॉपिंग करवाता है, दोनों साथ मिलकर बड़े खुश होते हैं और जगह जगह जाकर लोगों को इनविटेशन देते हैं, कार्ड्स वगैरह बांटते हैं। अब आगे दोस्तों एक बड़े से फेस्टिवल के दौरान गांधी काथिर को 10 लाख एडवांस और देता है ताकि उसे कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। काथिर भी ये पैसे पाकर काफी खुश होता है, जिसे लेकर काथिर एक आदमी को देता है ताकि वो सारा मटेरियल और माल वगैरह काथिर के गोडाउन में पहुंचा दे। अब काथिर का ये सपना तो पूरा हो चुका है कि उसे अब किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये लोग सारे काम खुद ब खुद कर लेंगे और सही मायने में देखे तो ये जो पैसे मिले हैं इनसे काथिर की काफी मदद हो गई है। वो बड़ा खुश है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद दोस्तों जिस आदमी को काथिर ने पैसे दिए थे वो वही पैसे लेकर काथिर को देते हुए कहता है कि जाओ टीवी देखो, अब ये पैसे किसी काम के नहीं। काथिर ये समझ नहीं पाता कि ये हो क्या गया है, और जब वो पता करता है तो पता चलता है कि सरकार 500 और 1000 के नोट्स आज से बंद कर रही है, उनका कोई मोल नहीं रहेगा। मतलब
डीमोनेटाइजेशन का टाइम आ गया। ये चीजें सुनते ही काथिर सारी बात गांधी को बताकर उसके दिए हुए 10 लाख उसको लौटा देता है। गांधी एकदम शॉक में, बेचारा पूरी तरह दुखी हो गया था, लेकिन वो ये बात कनम्मा से नहीं बताता। तब गांधी का दोस्त सुंदरम उससे कहता है कि भाई तुम एक काम करो, अगले साल ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह कर लेना। लेकिन गांधी कहता है कि मैंने कनम्मा से वादा किया है, वो किसी भी कीमत पे पूरा होना चाहिए। दूसरी तरफ काथिर भी परेशान था, क्योंकि जिन भी लोगों ने उसको एडवांस दिया था वो सभी अपना अपना पैसा वापस मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उसको तो काथिर ने ऑलरेडी कहीं यूज कर दिया था। काथिर के पास जो भी पैसे थे वो उन्हें बहुत ही मुश्किल से चेंज करवा रहा था नई करेंसी में, और गांधी अब अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंक जाता है। जिस दौरान उसको पता चलता है कि बैंक में तो एक दिन में सिर्फ 4000 रुपए ही एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि गांधी को न जाने कितने महीने लग जाएंगे इन पैसों को चेंज करवाने में। काफी परेशान था वो कि वो करे क्या। इसी बीच गांधी देखता है कि कुछ लोग किसी बुजुर्ग इंसान के पुराने नोट छीनकर भाग गए, जिन्हें वो लीगली 20% कमीशन पर एक्सचेंज करवा रहे थे, वो भी नई करेंसी में। अब बैंक का ये माहौल देखकर गांधी वहां से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, गांधी को पता चलता है कि जिस फिल्म सिटी में गार्ड की नौकरी वो करता था, वहाँ का एक डायरेक्टर लोगों से पुराने करेंसी लेकर उन्हें अपनी फिल्म में लगा रहा है। मतलब एक तरह से वो ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। ये देखकर रात में उस डायरेक्टर से बात करके गांधी उसको पैसे देने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में जब वो पैसे लेकर जा रहा होता है तभी उसको दिखता है कि सामने चौराहे पर तो चेकिंग चल रही है, वो फंस जाएगा। तो वो क्या करता है कि चाय की दुकान से काथिर को कॉल करके सब बता देता है और कहता है कि तुम प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो इस पर काथिर कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक भक्ति यात्रा निकालता है। उसी की आड़ में वो गांधी और उसके पैसों को पुलिस की नजरों के सामने से बचा लेता है। अब काथिर गांधी से कहता है कि देखो आप इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ो, समझे। आजकल लोग दूसरों के पैसे लूट रहे हैं। वो डायरेक्टर आपके पैसे भी ले लेता और आपको कुछ देता भी नहीं, फिर करवा लेते शादी आप अपनी। यहाँ गीता कहती है कि हम इन पैसों को बैंक में जमा करके चेक के जरिए भी तो वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। काथिर कहता है कि अगर गांधी की जमीन लीगली बिकी होती तो ये सब कर देता मैं। तो ये लोग अब एक आइडिया निकालते हैं कि किसी तरह वेंडर्स को उनकी सारी पेमेंट इन पुराने नोटों से एडवांस में कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो भी ये पुराने नोट लेने से मना कर देते हैं। अब जिस बैंक में गांधी का अकाउंट था उसके मैनेजर के घर में काथिर ने एक इवेंट मैनेज किया था एक बार, तो काथिर उससे मिलकर बातें करने जाता है। लेकिन जब मैनेजर सुनता है कि करीब 80-90 लाख एक्सचेंज करने हैं, तो वो बिना किसी प्रूफ या पेपर के ये नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर काथिर गांधी के साथ बैंक के बाहर आ जाता है, लेकिन मैनेजर एक आदमी को काथिर के पीछे भेज देता है, जो काथिर से कहता है कि मैनेजर ये सब डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली एक आदमी के जरिए करता है। और तब काथिर, मदन और गांधी उस आदमी से मिलने के लिए एक मूवी थिएटर में जाते हैं, जहां पर वो 35% कमीशन पर गांधी के पैसे बदलने को तैयार था। लेकिन जब इनकी मीटिंग चल रही होती है तभी वहां पे आ जाती है पुलिस, और गांधी को ना चाहते हुए भी काथिर के साथ भागना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसों से भरा बैग था। काथिर गांधी को काफी भगाता है और ये सब बड़ी मुश्किल से पुलिस से छुटकारा पाते हैं। लेकिन तब गांधी बताता है कि वो पैसे बैग में नहीं लेकर घूम रहा, बल्कि पैसे तो घर में रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी काथिर ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, वो भागता रहा। मतलब अगर ये लोग पकड़े भी जाते तो कुछ होता नहीं, वैसे फालतू ही भाग रहे थे। लेकिन गांधी को कैसे भी करके शादी करनी थी, इसीलिए वो अपने पीएफ और बैंक अकाउंट के पैसे सब कुछ निकलवा लेता है, जो सब लेकर टोटल होते हैं 3 लाख। और वो ये पैसे काथिर को देकर बोलता है कि देखो तुम तैयारी करते रहो, बाकी मैं इंतजाम करता हूँ। काथिर कहता है कि इतने से कुछ नहीं होगा, मैं भी आपके इस पैसे को बदलने में मदद करूंगा, चिंता मत कीजिए। ये सुनकर गांधी बड़ा खुश हो जाता है। अब गांधी से एक बार काथिर ने पूछा था कि ये बताओ कि आपकी पत्नी आपके लिए हर रोज वही दाल चावल फ्राइड राइस यही बनाती है, आप वही रोज रोज खाकर बोर नहीं होते? साथ ही टिफिन खोलते ही तुरंत कनम्मा को कॉल करके उसके खाने की तारीफ करते हो? तो गांधी जवाब देता है कि जब हम किसी होटल में जाते हैं तो वेटर को टिप देते हैं ना, वैसे ही अगर कोई अपना तुम्हारे लिए कुछ भी करता है उसके लिए ग्रेटफुल होना और उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी होता है। लोगों के छोटे एफर्ट्स को सराहोगे, उनकी छोटी छोटी कोशिशें याद रखोगे, तभी प्यार होगा उनसे और वो आपसे करेंगे। ये चीजें सुनकर गीता मुस्कुरा रही होती है और काथिर भी थोड़ा कंफ्यूज था कि अच्छा ऐसे भी कुछ होता है, क्योंकि वो तो इसकी ऑपोजिट है। वो ना गीता को टाइम देता और ना ही कभी उसकी तारीफ करता, उसे बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का भूत सवार था। खैर दोस्तों कहानी में वापस आए तो गांधी थोड़ा परेशान होने लग गया था, क्योंकि एक तरफ कनम्मा इस शादी के लिए बड़ी खुश थी तो दूसरी तरफ गांधी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से पैसे मैनेज करूं। अब यहाँ काथिर मदन के साथ किसी बार में जाता है, जहां पर एक गुंडा पुराने नोट्स को एक्सचेंज करवाता है, लेकिन वो करीब 40% का कमीशन ले रहा था। अब अगर काथिर ने इतना मोटा कमीशन दे दिया तो उसके पास कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ मदन काथिर से कहता है कि भाई कि तुम कम में ये काम करवा दो ना, क्योंकि अब तुम शायद गलत कर रहे हो, इतना ज्यादा पैसा लेकर लालच कर रहे हो। काथिर कहता है क्या बात कर रहे हैं बे, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस मौके का फायदा उठा रहा हूँ ताकि हमारा बिजनेस सबसे आगे रहे। अब दोस्तों कनम्मा गीता के साथ पार्लर में होती है, जहाँ बाहर गांधी उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है मदन, जो कि गीता के पूछने पर कहता है कि उस बार में जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो 40% कमीशन ले रहा है। ये चीज गांधी सुन लेता है। फिर कुछ देर के बाद वो कहीं चला जाता है और गांधी को वो लोग ना पाकर बड़े परेशान हो जाते हैं। इधर गांधी सीधा उस बार में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है
जिससे काथिर पहले मिलने गया था, जो 40% कमीशन मांग रहा था। वो आदमी गांधी से कहता है कि मैं 50% कमीशन लूंगा और गांधी 50 में भी राजी था। वो उसे बता देता है कि मेरे पास 80 लाख है। लेकिन ठीक उसी वक्त गांधी वहाँ पे 2 और लोगों को देखता है, जो कि वही थे जो बैंक की लाइन में लगे उस बूढ़े इंसान के पैसे लेकर भागे थे। मतलब ये लोग गांधी के पैसे भी छीन लेंगे, इसलिए गांधी वहाँ से बिना कुछ बोले नीचे आ जाता है। मगर दोस्तों, वो लोग अब गांधी का पीछा करना छोड़ने थोड़ी वाले थे। वो गांधी के पीछे पड़ गए थे और गांधी उनसे दूर भागने की कोशिश में था। इसके कुछ देर के बाद काथिर भी गांधी को बार बार ढूंढने लग जाता है, मगर वो वहाँ भी नहीं होता। और गीता ने उसको बताया था कि शायद गांधी ने मदन की बात सुन ली थी, तो वो पक्का या तो बार में होगा या फिर घर में। तो मदन भी गांधी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे गांधी का फोन मिलता है, जिसे वो अपने घर में भूल गया था। मतलब गांधी पहले घर आया था, फिर वो कहीं गया। इसी के साथ स्टोरी आती प्रेजेंट में, यानी दोस्तों 9 साल के आगे 2025 में। यहाँ भी काथिर और मदन गांधी को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि गांधी मिल गया। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बैठने के लिए बोला जाता है। वहां बैठकर काथिर फिर उस रात के बारे में सोचने लग जाता है जब गांधी पहली बार खोया था। कनम्मा उसका इंतजार कर रही थी और काथिर ने गांधी को देख लिया था। वो भी उस समय जब कुछ लोग उसका बैग छीनना चाहते थे। इसके लिए वो गांधी को मार भी रहे थे। उस समय गांधी का चश्मा भी टूट गया था, जो कि उसे कनम्मा ने दिया था। तो वहाँ गांधी को पिटता हुआ देखकर काथिर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांधी को बचाए। तभी वहाँ पे मनी आ जाता है, जो कि काथिर को देखकर उसे ऐसे ही मारने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी आदत थी। मगर इस बार काथिर सहने नहीं वाला था। वो मनी और उसके आदमियों के साथ उन चोरों को भी मारता है जो गांधी के पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी तरह गांधी को बचा पाता है, लेकिन गांधी और काथिर दोनों ही काफी पिट चुके थे। लेकिन गांधी को ज्यादा मार पड़ी थी, इसलिए उसकी हालत भी काफी खराब थी, जिसे किसी तरह काथिर संभाल के लेके जा रहा होता है। और तभी वहाँ पे दोबारा से मनी आकर उसे मारने लगता है। तो इस बार तो काथिर उसको और भी अच्छे से धोता है, जो कि मनी के लिए बहुत जरूरी था। मार पड़नी चाहिए उसे। इधर कनम्मा और बाकी लोग काफी चिंतित थे, सभी गांधी के इंतजार में थे। तभी गांधी को लेकर काथिर वहां पहुंच जाता है। दोनों के हालात देखकर कनम्मा दोनों से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लगी। गांधी उसको बताने जा ही रहा होता है, लेकिन काथिर उसकी बात को काट कर कहता है कि नहीं नहीं, असल में हम गाड़ी से गिर गए थे, छोटा सा बस एक्सीडेंट हुआ था हमारा, बस उसी की वजह से चोटें आ गई। ये सुनते ही कनम्मा गांधी और काथिर को काफी डांटती भी है और साथ ही उनकी नजर भी उतारती है। अब आगे कनम्मा सभी के जाने के बाद गांधी के पहले पैर दबाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है। तो हमेशा की तरह गांधी कहता है कि इसीलिए मुझे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे पास तुम हो कनम्मा। अब आगे गांधी कहता है कि बिजली नहीं है ना, वरना मैं रेडियो पे गाना सुनता, बहुत मन कर रहा है। गांधी के इतना कहते ही कनम्मा उसे अपनी आवाज में प्यारा सा गाना गाकर सुनाती है। अब इसके कुछ देर के बाद ही कनम्मा काथिर से मिलने आती है। वो काथिर के पास कुछ पैसे लेकर आई थी, जो उसने इतने दिनों तक जमा किए थे, वही पैसे, ताकि वो गांधी को बुलेट दिलवा सके। गांधी जब कनम्मा के साथ अपना घर छोड़कर भागा, तो उसने अपनी बुलेट भी वहीं छोड़ दी थी, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था। उसे बुलेट चलाना बहुत ही पसंद था और कनम्मा चाहती थी कि मैं उसे बुलेट दूं, इसीलिए पैसे इकट्ठा करने में लग गई। वो पहले 18,000 में मिल जाती थी, फिर 40 की हुई, उसके बाद 60 की और फिर 80 की। मतलब कनम्मा किसी तरह पैसे तो इकट्ठा करती गई, लेकिन वक्त के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती गई बाइक की, इसीलिए वो कभी गांधी को बुलेट नहीं दिला पाई। और वो इस बार काथिर को पूरे 80,000 रुपए देती है, ताकि काथिर उनकी शादी एक छोटे से मंदिर में करवा दे, लेकिन करवाए जरूर, क्योंकि गांधी के लिए करना बहुत जरूरी था। वो काथिर से कहती प्लीज कर देना। इतना कहने के बाद कनम्मा उन पैसों में से 1,000 निकाल लेती है, जो कि उसको गांधी के लिए नए चश्मे के लिए चाहिए थे, क्योंकि पुराना वाला तो टूट चुका था। इसके बाद वो चली जाती है और काथिर सर झुकाकर बस उसको देखता रह जाता है। कनम्मा के जाने के बाद गीता काथिर से कहती है बस तुम्हें यही चाहिए था ना, ढेर सारा पैसा, तो अब लेते क्यों नहीं? ये जो भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम अगर चाहते तो कब का पैसे एक्सचेंज करवा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपने प्रॉफिट, अपने कमीशन की पड़ी हुई है। तुम काथिर कभी पैसों से आगे नहीं देख पाओगे। तुमने कभी नोटिस किया है कि कब कौन से कपड़े पहने थे मैंने, किस कलर के थे? अरे बिना देखे आज का ही बता दो, नहीं तुम तो बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो हमेशा पैसों में बिजी रहते हो ना। मैं जा रही हूँ, इस रिश्ते को अकेला नहीं ढो सकती अब। लेकिन काथिर उसके पीछे जाता है और रोककर उसे बताता है कि पिछले 4 दिनों में उसने क्या और किस रंग का कपड़ा पहना था। वो बोलता है कि मैं हूँ पैसों के मामले में लालची, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से छोड़ दिया। वो हमारी देखरेख नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए भाग गए। उनके जाने के बाद इस गम में माँ की मौत भी हो गई, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं इतने पैसे कमाऊंगा जिससे ना तो मुझे, ना तो मेरी होने वाली पत्नी को, और ना ही मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। और तुम लड़कियां भी तो कम थोड़ी हो, उसी को चुनती हो जिस पे पैसा होता है, और मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब काथिर की ये बातें सुनकर गीता उससे लिपट कर रोने लग जाती है और कहती है मैं मानती हूँ पैसे जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम इनकी वजह से उनको ना भूलो जो तुम्हारी केयर करते हैं। गीता की ये बातें सुनकर काथिर डिसाइड कर लेता है कि वो कनम्मा और गांधी की शादी का पूरा इंतजाम खुद करेगा। इसके लिए वो गीता के साथ सुबह गांधी से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि गांधी नींद में ही चल बसा। हाँ दोस्तों,
वो दुनिया में नहीं रहा। काथिर और गीता काफी रोते हैं, लेकिन कनम्मा नहीं रो रही थी। वो काथिर से कहती कि बेटा, वो तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते थे और अब तुम्हें ही उनका क्रियाक्रम करना होगा। काथिर इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो बाहर जाकर बड़ा रोता भी है। मदन भी यहाँ पे आ गया था। काथिर मदन से भी कहता है कि अब मैं गांधी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जिस तरह की शादी वो कनम्मा से करना चाहता था, ठीक वैसा ही इंतजाम करके उसकी शादी करवाऊंगा। काथिर सब कुछ एकदम वैसा का वैसा ही करता है जैसा गांधी ने कहा था। घर सजवाता है, रथ बुलाता है, बैंड बाजा सब कुछ इंतजाम करता है। गांधी की बॉडी को नहला धुलाकर दूल्हे की तरह तैयार करके बैठा देता है। गांधी के हाथों से कनम्मा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। अब लेकिन गांधी की बॉडी को ले जाने का समय तो हो ही रहा था, तो कनम्मा एक आखिरी बार उसकी नजर उतारने लग जाती है। यहाँ नजर उतारते वक्त अब जाकर उसको एहसास होता है कि गांधी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। जो हमेशा कहता था कि मेरी कनम्मा मेरे साथ ही है ना, वही आज कनम्मा को अकेला छोड़कर चला गया। बेचारी यहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है, पुराने पलों को याद करती है। जिस तरह गांधी शान से बुलेट पे चलाया करता था, ठीक उसी तरह उसके शव यात्रा रथ में बैठाकर गाने बाजे के साथ निकाली जाती है। और सिर्फ कनम्मा ही नहीं, बल्कि इस अनोखी शादी में आए मेहमान भी फूट फूट कर रो रहे होते हैं। खैर दोस्तों, रात में जब काथिर और बाकी सभी गांधी का अंतिम क्रियाक्रम करके लौटते हैं, तो पता चलता है कि कनम्मा घर पर नहीं है। न जाने वो कहाँ चली गई है। उनका पालतू डॉग टाइगर भी वहाँ से भागकर चला जाता है और काथिर की समझ में आता नहीं कि वो क्या करे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रेजेंट में आ जाइए, जहाँ काथिर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। पुलिस ने गांधी को ढूंढ लिया था, जो कि एक बच्चा था। असल में इस बच्चे का नाम काथिर ने गांधी की याद में गांधी रख दिया था, जिसे करीब 6 साल पहले कोई काथिर के वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। तब से काथिर इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। पुलिस ने इसको ढूंढ लिया था, जो कि आश्रम से खेलने कहीं भाग गया था। इसके बाद काथिर छोटे गांधी को लेकर गीता से मिलने पहुंच जाता है। वो थोड़ा उदास होता है। गीता के पूछने पर काथिर बता देता है कि 9 साल हो गए गांधी को मरे हुए। उसके बाद कनम्मा का आज तक पता नहीं चला, ढूंढ रहा हूँ उसको। वो गीता से कहता है कि गांधी के जाने के बाद ये बेचारा हमारी जिंदगी में आया, इसलिए इसका नाम मैंने गांधी रखा। क्या हम दोनों इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? इस चीज के लिए गीता तुरंत राजी हो जाती है। साथ ही वो काथिर से कहती है कि एक दिन देखना, कनम्मा तुम्हें जरूर मिलेगी। काथिर को गांधी ने एक चीज सिखा दी थी कि जब भी कोई तुमसे मदद मांगे, तुम्हें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी उद्देश्य से आया हो। गांधी ने काथिर को पूरी तरह बदल दिया था। उसे समझा दिया था कि असली दौलत ये रिश्ते हैं जो हम लोगों से बनाते हैं। प्यार के बिना सब कुछ अधूरा है। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कनम्मा कहाँ गई, तो मूवी के लास्ट में हमें कन्याकुमारी स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस को एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। लोग बताते हैं कि ये महिला शायद दिमागी रूप से पागल हो चुकी थी और कुछ सालों से यहीं पे रह रही थी। ये पूरा दिन कहती थी कि मुझे पैसे एक्सचेंज करवाने हैं और किसी गांधी का नाम भी लेती थी। हमें नहीं पता था कि इसके बैग में इतने सारे पुराने 500 और 1000 के नोट्स होंगे। हमें लगा कि इसमें इसका सामान और बाकी कपड़े होंगे। कनम्मा की लाश तो ढकी हुई थी दोस्तों, लेकिन उसके हाथों में गांधी का चश्मा था। साथ ही टाइगर भी वहीं उसकी बॉडी के पास बैठा हुआ था। तो बस इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कनम्मा ही थी और मूवी का एंड हो जाता है, क्योंकि अब काथिर शायद कभी कनम्मा को ढूंढ नहीं पाएगा। थोड़ा इमोशनल थी दोस्तों आखिरी में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।